निर्गमित करती है। इस प्रकार यह वह मूल्य है, इस प्रकार यह वह मूल्य है, इस प्रकार यह वह मूल्य है जो भारतीय खाद्य निगम, इस प्रकार यह वह मूल्य है जो भारतीय खाद्य निगम राज्यों या राज्य अधिकृत, राज्यों या राज्य अधिकृत एजेंसियों को राज्यों या राज्य अधिकृत एजेंसियों को अनाज देने के बाद प्राप्त करता है, अनाज देने के बाद प्राप्त करता है। राज्य या राज्य अधिकृत एजेंसियों को अनाज देने के बाद प्राप्त करता है। ठीक, देखिए इशू प्राइस निर्गमित मूल्य जिसे निकासी मूल्य कहते हैं। ये वह मूल्य होता है कि जब आप लोग खाद्यान्न भंडारों में जाते हैं, जैसे राशन की दुकानों में जाते हैं, तो जो राशन की दुकानों में सरकार क्या करती है कि एक न्यूनतम दाम पर आप लोग देखे होंगे, चाहे APL कार्ड धारक हो, चाहे BPL कार्ड धारक हो, चाहे अन्योदय अन्य योजना कार्ड धारक हो, या और भी सफ़ेद कार्ड लाल कार्ड जो भी होता है, तो आप लोग देखते होंगे कि सबको क्या है कि गेहूँ या चावल या मोटे अनाज क्या है कि एक निश्चित दर पर सरकार आपको क्या करती है कि देने के लिए, मतलब एक तरफ से देती है आपको। तो जिस मूल्य पर वो आपको देती है वो क्या होता है, कहलाता है इशू प्राइस कहलाता है। ठीक, आप जब सार्वजनिक भंडारों में जाते हैं, कोटेदार की दुकानों में जाते हैं, तो जिस मूल्य पर गेहूँ चावल और ये जो भी खरीद के लाते हैं, ये क्या कहलाता है, आपका इशू प्राइस कहलाता है, निर्गमित मूल्य कहलाता है। सरकार ऐसा क्यों करती है? सरकार इसलिए करती है कि सरकार निम्न वर्ग के लोगों को, जो ऐसे उपभोक्ता हैं जो मतलब कि बाजार में ऊंची कीमतों पर खाद्यान्नों को क्रय करने के लिए मतलब उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, पर्याप्त मात्रा में आय नहीं है, तो उनको भी समाज में एक समानता का अवसर देने के लिए, एक कह सकते हैं कि खाद्यान्न के पूर्ति के लिए सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि एक तरफ से सरकार क्या करती है कि महंगे मूल्यों पर किसानों से खरीदती है, MSP उसके लिए घोषित करती है, वसूली मूल्य घोषित करती है, 20-22 रुपये किलो गेहूँ खरीदती है, और दूसरी तरफ क्या करती है कि 4-5 रुपये किलो क्या है कि किसानों को, मतलब कि गरीब वर्ग के लोगों को देती है। क्या हुआ, अरे जो भी है 3 रुपया है 4 रुपया है, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, तो देती है। तो ये क्या है, एक तरफ से सरकार क्या कर रही है कि घाटे का काम कर रही है, घाटे का काम। कोई 20 रुपये में कोई चीज़ खरीदेगा, 3-4 रुपये में बेचेगा, तो उसको घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके लिए सरकार ने, इसके लिए क्या हुआ है कि सरकार ने इसके लिए WTO क्या करता है कि फूड सब्सिडी देने पर प्रतिबंधित करता है। इसलिए कह रहे हैं WTO में आ जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। WTO एक जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सरकार भारत के ऊपर हमेशा अमेरिका क्या करता है कि क्लेम कर देता है कि सरकार, भारत सरकार क्या कर रही है, मतलब कि एक तरफ से कह सकते हैं इलीगल तौर पर क्या कर रही है, अपने किसानों को या अपने लोगों को क्या कर रही है, फूड सब्सिडी दे रही है। ठीक है, उसके लिए प्रतिबंधित है, जिसका $1000 से ज़्यादा इनकम होगी वो इतने % ही क्या कर सकता है, सब्सिडी दे सकता है। सरकार की भारत सरकार की इनकम $1000 से अधिक हो चुकी है, फिर भी क्या है कि वो सब्सिडी दिया जा रहा है। तो इसके बदले क्या है, अमेरिका और इंग्लैंड की अपने यहाँ काफ़ी सब्सिडी देते हैं। तो उसमें कई सब्सिडियों की क्राइटेरिया है, काफ़ी चीज़ें हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो किसान हैं उनको किसानों के उत्पादन में ही बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे दी जाती है। मतलब कि उनके रॉ मटेरियल में जैसे उर्वरक हो गया, फर्टिलाइजर हो गए, फिर और भी बहुत सारे जो खाद्य हैं, इनके लिए बहुत सस्ते दामों पर इनको क्या किया जाता है, मतलब एक फर्टिलाइजर या फिर रॉ मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाता है। ठीक है, और फिर उनके क्या है कि प्राइसें काफ़ी हाई रहती हैं, तो प्राइस भी उनके काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो किसानों को डबल लाभ होता है। तो हमेशा इसमें काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा है सब्सिडी की वजह से कि भारत में और अमेरिका में, इंग्लैंड में हमेशा इसके मुद्दे में काफ़ी विवाद हुआ है। आप लोग दोहा कॉन्फ्रेंस पढ़िएगा, नामा नैरोबी का एक जब कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको देखिएगा। दोहा जो WTO का दोहा सम्मेलन था वो कृषि समझौते से ही संबंधित था। आप लोग जब कभी देखेंगे ना होगा तो नोट कर लीजिए, दोहा सम्मेलन के बारे में पढ़िएगा, उसको देखिएगा कि कैसे क्या उसका प्रोसेस है और कैसे उसमें काफ़ी डिस्प्यूट है।
जब WTO एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग। फिलहाल कहने का मतलब मेरा ये है कि सरकार क्या करती है, एक तरफ से फूड सब्सिडी देती है, क्योंकि हम लोगों ने खाद्यान्न सुरक्षा के बारे में देखा था ना, 3 चीजें थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो उत्पादन कर रहे हैं उनको कम से कम उतना मूल्य मिलता रहे जिससे कि वो उत्पादन करते रहें, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको न्यूनतम लागत पर कम से कम उतना मूल्य मिलता रहे जिससे वो अपने खाद्यान्नों की आपूर्ति कर सके। ठीक सर, बफर स्टॉक खाद्यान्न भंडारण को तो कहते हैं बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक क्या होते हैं कि जब किसानों को क्या है, पहले क्लास में नहीं थे इसके खाद्यान्न भंडारण मैंने नहीं बताया था आपको। बफर स्टॉक को भी तो खाद्यान्न भंडारण कहते हैं, हिंदी उसको खाद्यान्न भंडारण कहते हैं। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, मूल्य निर्धारण में CACP प्रत्यागम। मूल्य निर्धारण में कृषि लागत एवं कीमत आयोग प्रत्यागम। लिख लीजिए, पॉइंट करके लिख लीजिए, समर्थित मूल्य को निर्धारित करते समय, समर्थित मूल्य को निर्धारित करते समय समर्थित मूल्य को निर्धारित करते समय CACP, इसी को कास्ट एंड प्राइस जो है एग्रीकल्चर कास्ट एंड CACP, समर्थित मूल्य को निर्धारित करते समय CACP C2 लागत को, C2 ऐसे लिखिएगा, ठीक है, C2 लागत को स्वीकार करता है, C2 लागत को स्वीकार करता है जिसमें खेती करने के सभी व्यय सम्मिलित हैं, जिसमें खेती करने के सभी व्यय सम्मिलित हैं। इसमें खेती करने के सभी व्यय सम्मिलित हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए A2 लागत, जिस तरह C2 लिखा है ना इस तरह A2 लिखिए। A2 लागत इसके आगे किसान द्वारा नकद तथा वस्तु के रूप में, बीज उर्वरक कीटनाशक सिंचाई तथा अन्य आगतों पर जो व्यय किए जाते हैं, उसको A2 लागत के अंतर्गत शामिल करते हैं, अब अगले एक निकाल लीजिए A2FL लागत।
इसके अंतर्गत लिख लीजिए A2 प्लस, सामने ऐसे लिखिएगा A2 प्लस, A2 मतलब जितनी लागतें हैं आगतों में शामिल है उनको तो शामिल किया जाएगा, उसके अतिरिक्त इन लागतों को और सम्मिलित किया जाएगा। लिख लीजिए पारिवारिक श्रमिक श्रम के लिए, पारिवारिक श्रम के लिए पारिवारिक श्रम के लिए जो कोई भुगतान ना किया गया, पारिवारिक श्रम के लिए जो कोई भुगतान ना किया गया हो, पारिवारिक श्रम के लिए जो कोई भुगतान ना किया गया। आप लोगों ने A2 लागत देखी। A2 लागत के अंतर्गत हमने क्या देखा कि जितने भी आगत हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, चाहे सिंचाई से संबंधित हो, चाहे हम लोग बीज खरीद रहे हैं, चाहे उर्वरक खरीद रहे हैं, चाहे कीटनाशक खरीद रहे हैं, चाहे खाद्य खरीद रहे हैं, जितने भी व्यय हम लोग कर रहे हैं किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए, इन सब लागतों को क्या किया जाता है, A2 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। FL का मतलब क्या है, फैक्टर लेबर, मतलब क्या है, जो साधनों का जो आप लोग देखते हैं कोई जो घरेलू लोग काम कर रहे होते हैं तो कभी भी उनका मूल्य नहीं देखा जाता, क्या उनको कभी मजदूरी दी जाती है क्या? लेकिन यदि वो कहीं दूसरी जगह काम कर रहे होंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो जो क्या, वो जो पारितोषिक होगा उसको जब सम्मिलित कर लिया जाता है, एक अनुमान लगा लिया जाता है कि इतने रुपया एक दिन में ये काम कर रहा होगा, इतने रुपए का ये काम करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, FL लागत कहते हैं। ठीक है, A2 FL का मतलब क्या है कि जब हम लोग आगतों में A2 को तो शामिल किया ही जाएगा, उसके अतिरिक्त ऐसे जो श्रमिक हैं जो घरेलू खुद के घर के काम करने वाले हैं वो भी काम कर रहे हैं, उनकी भी यदि लागतों को शामिल कर लिया जाए तो कहलाती है A2 प्लस FL लागत। ठीक, अब अगली मीटिंग डाल लीजिए C2 लागत। C2 लिख लीजिए इसके द्वारा मालिक द्वारा ऑनर जो होता है, मालिक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में, मालिक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में संपूर्ण नगद व्यय, मालिक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में संपूर्ण नगद व्यय प्लस पट्टे पर ली गई भूमि पर लगान, पट्टे पर ली गई भूमि पर लगान, पानी में क्या, प्लस पारिवारिक श्रम का मूल्य, प्लस पारिवारिक श्रम का मूल्य प्लस भूमि को छोड़कर पूंजी संपत्तियों पर ब्याज, पूंजी संपत्तियों पर ब्याज, भूमि को छोड़कर पूंजी संपत्तियों पर ब्याज, पूंजी संपत्तियों पर ब्याज प्लस भारित भूमि का लगान मूल्य, प्लस भारित भूमि का भारित भूमि का लगान मूल्य शामिल किया जाता है। भारित भूमि का लगान शामिल किया जाता है। तो C2 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि इसके अंतर्गत लगभग जितने सारे व्यय हैं किसान के द्वारा या मालिक के द्वारा, जितने भी उसने अपने व्यय में, जो आप लोगों ने देखा कि A2 में जो भी व्यय सम्मिलित थे या A2 FL में हम जो व्यय सम्मिलित थे, इनके द्वारा जितने भी व्यय किए गए इनको तो शामिल किया ही गया। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, पट्टे पर जमीन ले रहा है किसी की, तो जो पट्टे पे किसी की जमीन लेगा तो उसमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो रेंट देगा उसको, ठीक, उसको भी शामिल कर लिया जाएगा।
फिर थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि आपने ट्रैक्टर खरीदा है या फिर जो हार्वेस्टर खरीदा है या फिर और भी खेती के लिए जो यंत्र खरीदे हैं, उसके लिए भी आपने क्या किया है, कुछ ना कुछ जो खरीदे होंगे तो लोन में लिए होंगे तो उसका कुछ ब्याज दे रहे होंगे, ठीक, उसका उसका लागत लग गई। इसके बाद जो आपने उधार लिया हुआ है, मान लीजिए बैंक में जाके उधार लिया हुआ है, ठीक है, खेती करने के लिए, उसका ब्याज। और जो खुद की मान लीजिए जमीन है, मान लीजिए खुद की जमीन होती तो किसी न किसी को तो रेंट में दे दिए होते यदि ना खुद उगा रहे होते फसलों को। तो जब आप फसलों को खुद नहीं उगा रहे होंगे तो अपनी जमीन को किसी न किसी को उधार दे सकते हैं कि नहीं बताइए। तो उस चीज का भी लगान यदि सबको शामिल कर लिया जाए तो लागत क्या कहलाती है, C2 लागत कहलाती है, ठीक है। C2 लागत के अंतर्गत क्या है कि हम सभी लागतों को शामिल करते हैं, जितनी भी लागतें हैं उन सभी लागतों को शामिल कर लेते हैं। मतलब अभी तक जितने भी किसान ने जो भी व्यय किए, चाहे वो अपने आगतों पर यानी कि सिंचाई पर व्यय किया हो, चाहे उसने क्या किया हो कि उर्वरक खरीदा हो, चाहे बीज खरीदे हो, चाहे अपने किसान जो खुद काम कर रहे हैं खेती पर उनकी मजदूरी, ठीक है, खेती खरीदने के लिए जो उसने लगान लिया, लगान तो उसने जो खेती लिया हुआ है लीज पर, या फिर खुद की खेती जो कर रहा है उसका जो लगान होगा, उसने जो उधार के रूप में किसी से लिया हुआ है, इन सब सारे व्ययों को शामिल कर लिया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, C2 लागत कहा जाएगा, ठीक है। सरकार के जो MSP घोषित करने के लिए स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई थी, तो जो स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई थी, कृषक आयोग भी इन्होंने 2007 के आसपास गठित हुआ था, उसमें इन्होंने एक रिकमेंडेशन किया था कि सरकार को क्या करना चाहिए, किसानों को उनकी लागतों का 1.5 गुना मूल्य निर्धारित करना चाहिए। किसमें, MSP में। MSP जो निर्धारित की जानी चाहिए सरकार के द्वारा वो कम से कम उनकी लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। तो ये प्रश्न उठा सब, ये वो स्वामीनाथन जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, कौन सी लागत उन्होंने क्या कहा, जो MSP घोषित की जानी चाहिए वो लागत का 1.5 गुना घोषित की जानी चाहिए। तो उनसे पूछ, मतलब कौन सी लागत की उन्होंने बात की, उन्होंने C2 लागत की बात की, ठीक है, कि C2 जो लागत होती है, C2 लागत का कम से कम 1.5 गुना मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था 17-18 के आसपास अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी कि किसानों को अब हम क्या करेंगे कि 1.5 गुना उनकी लागतों का मूल्य देंगे, ठीक। लेकिन उनसे पूछा गया कि आप भाई कौन सी लागत, हम लोगों ने देखा ना A2 लागत है, A2 + FL लागत है, C2 लागत है, एक C3 लागत भी होती है, उसको भी बाद में बता देंगे। तो उनसे पूछा गया कि भाई कौन सी लागत होगी, कौन सी लागत में आप क्या करेंगे कि जो मतलब कि देना चाहेंगे आप। तो पहले शुरू में स्पष्ट नहीं था, बाद में सरकार के द्वारा स्पष्ट किया गया कि जो A2 FL लागत है और ये जो C2 लागत है, तो ऐसी लागत जो A2 FL लागत और C2 लागत के बीच की लागत होगी, इस लागत के द्वारा क्या किया जाएगा, सरकार द्वारा किसानों को 1.5 गुना मूल्य घोषित किया जाएगा। मतलब ना तो A2 FL है और ना तो C2 है, इनके जो बीच का है, एक तरफ से कह सकते हैं कि दोनों को लागतों को मिला के जो औसत निकाल ली जाए, उस लागत के आधार पर जो मूल्य निर्धारित किया जाएगा उस मूल्य का 1.5 गुना किसानों के द्वारा मतलब सरकार के द्वारा MSP घोषित की जाएगी, ठीक। A2 FL और C2 के बीच की। तो आपको तीनों लागतें समझ में आई, क्या क्या है तीनों लागतें अलग अलग, ठीक है। पूछा जाएगा, मान लीजिए स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट कहती है वो कौन सी लागत की बात करती है, तो C2 लागत की बात करती है। सरकार कौन सी लागत जारी करती है, मूल्य MSP A2 FL और C2 के बीच की स्थिति में, ठीक है। लिख लीजिए 1-2 लाइन और पैराग्राफ चेंज करके। अभिजीत सेन पैनल ने अभिजीत सेन पैनल ने इसकी संस्तुति की थी रिकमेंडेशन दिया था, संस्तुति की थी कि CACP को C2 लागत के आधार पर CACP को, इस इलाके में मूल आयोग को CACP कहते हैं, ठीक है। CACP को C2 लागत के आधार पर CACP को C2 लागत के आधार पर
मूल्य निर्धारित करना चाहिए, मूल्य निर्धारित करना चाहिए। अभिजीत सिंह क्या कह रहे हैं, उन्होंने C2 लागत की ही बात की। उन्होंने कहा कि C2 लागत पर क्या करना चाहिए, मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन इसके थोड़ा सा एक कदम और आगे बात करते हैं, एक नीचे पैराग्राफ चेंज करके स्वामीनाथन आयोग ने C2 के ऊपर C2 के ऊपर 50% लाभ जोड़कर 50% लाभ जोड़कर स्वामीनाथन आयोग ने C2 के ऊपर 50% लाभ जोड़कर 50% लाभ जोड़कर MSP निर्धारित करने की अनुशंसा की। 50% लाभ जोड़कर MSP निर्धारित करने की अनुशंसा की या संस्तुति की। अब देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देखिए अभिजीत सिंह जो पैनल था वो क्या कहते हैं कि C2 लागत पर घोषित करने की बात करते हैं। ठीक है, जो C2 लागत है, जो लागत मान लीजिए C2 लागत 200 रुपया आई, तो उन्होंने कहा कि 200 रुपया ही घोषित की जानी चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि 50% लाभ जोड़कर, तो 200 का 50% कितना होगा, 100। तो इनका स्वामीनाथन क्या कहते हैं कि कम से कम क्या होना चाहिए, 300 रुपया लागत और 300 रुपया MSP होना चाहिए किसी वस्तु के मूल्य की। इसमें आप लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता है, 50% की जगह ऐसा भी लग सकता है 1.5 गुना। ठीक है, अगर स्वामीनाथन जो घोषणा करते हैं लागत की, वो कहते हैं कि जो लागत है वो कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए, और वो 1.5 गुना क्या है, C2 लागत का 1.5 गुना मूल्य होना चाहिए। तो आपसे चाहे 1.5 गुना पूछा जाए, चाहे 50% पूछा जाए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 गुना क्या होता है, 100% होता है, 1.5 गुना मतलब 150%। ठीक, तो आप लोग थोड़ा मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। और लिख लीजिए वर्तमान समय में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, वर्तमान समय में MSP A2 प्लस FL लिखा है तथा C2 के बीच घोषित की जाती है, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अभी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, हमारी क्लास नहीं है और आपने कहा था कि सब घर से पढ़ के आना, तो हमने सब घर पे पढ़ा था, तो पढ़ा था मैंने A2 लेवल और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। उसके बाद में A2 लेवल लागत की घटना पर की जाती है, A2 लेवल लागत के आधार पर की जाती थी। ठीक है, जब 2017-18 में अरुण जेटली बताया था ना, उन्होंने जब बजट पारित किया तो उन्होंने क्या कहा कि खाली क्या किया कि ये घोषित कर दिया कि आपको क्या करना है कि मतलब उन्होंने कहा कि हम 1.5 गुना, पहली बार तो सरकार ने स्वीकार किया 1.5 गुना देने के लिए। इसके पहले तो रिकमेंडेशन 2007 के आसपास आ गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि हम 1.5 गुना सरकारों को उसकी लागत का मूल्य देंगे। 17-18 में पहली बार इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ चलिए ठीक है, हम किसानों को, क्योंकि लक्ष्य रखा गया था 2022-23 के लिए, 22-23 में किसानों की आय को क्या करना है, 2 गुना करना है, रखा गया था कि नहीं 2015-16 के बजट में। तो उसको पूर्ति करने के लिए सोचा कि कौन कौन से उपागम अपनाया जाए, तो सरकार ने क्या किया था, बजट घोषित किया था कि 1.5 गुना हम कम से कम क्या करेंगे, सरकारों को MSP देंगे। ठीक,
अब पहले जो एमएसपी घोषित की जाती थी वो किसमें था, A2FL में था। लेकिन चूंकि लोगों ने विरोध किया, काफी बात हुई कि भाई A2FL में तो पहले से दी जाती थी, तो C2 की बात, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट C2 की बात करती है, तो उन्होंने क्या किया, बाद में ये कहा गया कि चलिए A2FL और C2 के जो बीच की स्थिति होगी उसमें हम लोग उसकी लागत को निर्धारित करेंगे। तो पहले था A2FL था, बाद में जब ये 1.5 गुना स्वीकार किए लोग, तो क्या किए कि A2FL और C2 के जो बीच का मैंने बताया ना, औसत लेके जो भी आता है उसको निर्धारित किया जाता है। ठीक, हेडिंग डालें क्या, कब आया था ये पता है, नाम सुने हैं, जो लिखाएंगे नामों नहीं सुना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम नहीं सुने आपको, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का नाम सुने, इसलिए मैं दोनों चीजों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, और पीछे में इसी तरह के थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगता है कि हाँ हम सही करके आ रहे हैं, पहली नजर में आप मानेंगे, मान लीजिए पढ़ रखे तो आप लोग भाले बाबा वाला काम है कि कुछ हुआ नहीं जान रहा है तो चाहे जो ऑप्शन आए उसमें कुछ मार ही देना है। लेकिन मान लीजिए थोड़ा बहुत की पढ़ लिए, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पढ़े हैं, तो आया था 2014 में और ये आया 2007 में। ठीक है, अब सातों ऑप्शन दिया होगा, 14 पहले रख देगा ए नंबर पे, और आप पीछे देखेंगे वो इसे मार देंगे टिक से 1 नंबर, चौथे नंबर पर लिखा होगा 2007 है, और आप पूछे जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही हो गया, फिर आंसर की मिलाएंगे तो कहेंगे कि सर आंसर की गलत है। फिर इसके बाद गूगल सर्च करेंगे, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन देखेंगे तो 2007-8 दिखेगा, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ आप गलती हुई है। जल्दी कोई मानने के लिए तैयार कहाँ होता है कि कोई चीज गलत है। देखिए इसके अंदर देश में खाद्यान्नों की समस्या बिहार है, देश में खाद्यान्नों की कमी की समस्या का सामना करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 29 मई 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद की हुई 53वीं बैठक में 53वीं बैठक में होती है, हुई 53वीं बैठक में, नहीं समझ पा रहे हैं, 53वीं बैठक एमडीसी नहीं जानते हैं, राष्ट्रीय डेवलपमेंट काउंसिल, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, जब आप लोगों के साथ योजना आयोग पढ़े हैं कि नहीं, योजना आयोग, तो योजना आयोग में एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी था, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो योजना आयोग जो गठित होता था, योजना आयोग की जितनी भी अनुशंसाएं होती थी या जितनी उसकी रिकमेंडेशन होती थी, उसको अंतिम निर्णय कौन लेता था, उस पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल लेता था, राष्ट्रीय विकास परिषद लेता था। ठीक है, तो उस समय योजना आयोग तो था ना 2015 के पहले, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 13वीं जो बैठक थी, उसमें लिख लीजिए आप लोग, उसमें चावल, हाँ उसमें चावल, कामा, गेहूं, अरे लिख लो यार, सेंटेंस को नहीं पूरा होने देते हो, हाँ बरसात हो रही तो तुम लोग भीगने का मन कर रहा होगा,
चटकने का मन कर रहा होगा है। छतवा तो में होते तो एक बार कूद का दिया होते गलत रहा है, इधर उधर बारिश हो रही है, निकल पा नहीं रहे होते। क्या लिखे हैं? चावल गेहूं कामा दाल कामा दाल का उत्पादन क्रम से का उत्पादन क्रमशः 10 मिलियन टन, 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन, 8 मिलियन टन, 2 मिलियन टन, 2 मिलियन टन। बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा मिशन खाद्य सुरक्षा मिशन खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ करने का संकल्प लिया गया। प्रारंभ करने का संकल्प लिया गया। उसके बाद केंद्र द्वारा प्रायोजित उसके बाद केंद्र द्वारा प्रायोजित केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 को प्रारंभ किया गया। 2007-8 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब आप सेंटेंस पढ़ लीजिए। अब आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। जो 53वीं बैठक हुई थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को स्थापित करने के लिए चर्चा हुई थी और उसके बाद 2007-8 के बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को अस्तित्व में लाया गया। यह क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका जो उद्देश्य था वह चावल के लिए 10 मिलियन टन, ठीक है, गेहूं के लिए क्या था 8 मिलियन टन और दालों के लिए क्या था 2 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा गया था। मैं थोड़ा सर्च कर रहा था, इसमें अब थोड़ा सा अपडेट हुआ है। इसके लक्ष्य में कुछ चीजें और शामिल की गई हैं, तो पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिख लीजिए उसको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2014-15 से 2014-15 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2014-15 से इसमें मोटे अनाजों को भी शामिल कर लिया गया था। इसमें मोटे अनाजों को भी शामिल कर लिया गया था।
लीजिए यह अभियान 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य के साथ यह अभियान 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य के साथ 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया था। जारी किया गया था। इसके तहत यह अभियान 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया था। इसके तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में इसके तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसके तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल 8 मिलियन टन गेहूं 8 मिलियन टन गेहूं 4 मिलियन टन दलहन यानी दालें 4 मिलियन टन दलहन 3 मिलियन टन मोटे अनाज का 3 मिलियन टन मोटे अनाज का अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना था। अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना था। उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था 2014-15 के आसपास। तो उसमें गेहूं और चावल तो वही था 10 मिलियन टन और 8 मिलियन टन। दालें जो थी 2 मिलियन टन की जगह कितना हो गया था 4 मिलियन टन। और मोटे अनाज को भी इसमें शामिल किया गया। तो मोटे अनाजों को भी इसमें शामिल करके उसका लक्ष्य रखा गया कम से कम 3 मिलियन टन उत्पादन करने का। ठीक, अब आप लोग अगली हेडिंग डाल लीजिए जिसका आप लोग नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। लिख लीजिए यह अधिनियम 5 जुलाई 2013 को यह अधिनियम 5 जुलाई 2013 कामा लिखिए जिस दिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश प्रभावी हुआ, 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 कामा से प्रभावी माना जाएगा, से प्रभावी माना जाएगा। इसमें 4 अनुसूचियां हैं। इसमें 4 अनुसूचियां हैं। अनुसूची नंबर 1 इसके सामने लिखिएगा। अनुसूची नंबर 1 इसके सामने, अनुसूची नंबर 1 उसके डैश करके लिखिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्गत मूल्य निर्धारित करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्गत मूल्य निर्धारित करता है। दूसरा पॉइंट अनुसूची 2, दूसरा पॉइंट यह पोषक मानक निर्धारित करता है।
पोषक, न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, पोषक मानक निर्धारित करता है। अनुसूची 3, खाद्य सुरक्षा की प्रगति के लिए, खाद्य सुरक्षा की प्रगति के लिए विभिन्न उपायों को सूचीबद्ध करता है, विभिन्न उपायों को सूचीबद्ध करता है। चौथा पॉइंट है अनुसूची 4, प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए अनाजों के न्यूनतम आवंटन का, प्रत्येक राज्य के लिए अनाजों के न्यूनतम आवंटन का ब्यौरा देता है, ब्यौरा देता है। अगली हेडिंग डाल लीजिए नीचे, अधिकार, अधिकार। उसके सामने लिख दीजिए प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को, प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम यानी 5 किलो, प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मिलेगा। प्रति माह 5 किलो अनाज मिलेगा। और अंत्योदय परिवारों को, अंत्योदय परिवारों को, अंत्योदय परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार प्रति माह प्रति परिवारों को 35 किलो अनाज प्राप्त होगा। क्या लिखते हैं? 35 किलो अनाज प्राप्त होगा। आगे लिख दीजिए अधिनियम के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त परिवारों, अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त परिवारों व अंत्योदय परिवारों का स्तर, व अंत्योदय परिवारों का स्तर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। परसेंटेज आपको पूछा जा सकता है, तो लिख पा रहा हूँ ये लाइन। अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त परिवारों व अंत्योदय परिवारों का स्तर ग्रामीण जनसंख्या के 75%, ग्रामीण जनसंख्या के 75%, जनसंख्या के 75% व नगरीय जनसंख्या के 50%, व नगरीय जनसंख्या के 50% तक होगा। नगरीय जनसंख्या के 50% तक होगा, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अधिनियम 2013 में आया। 5 जुलाई से, जिस दिन से अध्यादेश पारित हुआ उस दिन से ये शुरुआत हुई इसकी। 10 सितंबर 2013 को यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा पारित हो गया था, ठीक है। 10 सितंबर को राष्ट्रपति ने उन्होंने साइन किया था, ठीक है। और ये 5 जुलाई 2013 को पारित हो गया था। इसमें जिस प्रकार आप लोगों के मनरेगा में आप लोगों के पास क्या है कि रोजगार की गारंटी दी गई है ना, उसमें कि प्रत्येक व्यक्ति जो इच्छुक है वो क्या कर सकता है, 365 दिन में 100 दिन का उसको रोजगार मिलेगा। ये सरकार की बाध्यता है। सरकार क्या है उसमें कि एक तरफ से कहा जाए कानूनी रूप से लोगों को अधिकार मिला हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो योग्य है, जो काम करने की इच्छुक है, जो काम करना चाहता है, तो क्या होगा, कम से कम 100 दिन का उसको रोजगार प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए, ठीक। यदि उसको नहीं मिल रहा है तो सरकार क्या करेगी, उसको बेरोजगारी भत्ता देगी।
उसमें और भी नियम है कि यदि 5 किलोमीटर के दूर जाना होगा तो उसमें क्या है कि 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। पढ़े कि नहीं? मनरेगा पढ़े कि नहीं सब लोग? नहीं पढ़े? इंडिया तुरंत मिला देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। पढ़ लीजिए जाके कभी, ठीक है। जब बेरोजगारी पिछले साल पढ़ाई गई थी, बेरोजगारी रोजगार के बारे में बताया गया रहा होगा। तो जब रोजगार के बारे में बताया गया होगा, गरीबी के बारे में बताया गया होगा, तो इन सब योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। गरीबी और रोजगार कौन पढ़ाया था? सचिन सर तो पढ़ाए होंगे, उम्मीद है हमको। नहीं पढ़ाए? क्या पढ़े थे रोजगार में? गरीब रोजगार में यदि बात की जाए, मनरेगा की बात न की जाए, तो फिर रोजगार किस बात का? गरीबी में यदि बात की जाए और तेंदुलकर कमेटी और राजन कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ा जाए तो क्या होगा? क्या कह रहा है? कुछ नहीं सुनाई दे रहा। इसका क्या मतलब है यहाँ पे नमक की दाल? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग मनरेगा जाके पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मनरेगा में। आप लोग देखेंगे, मेरे समझाने का प्रयास मैं मनरेगा से इसलिए स्टार्ट करना चाहता था कि शायद मनरेगा आप लोगों ने नाम सुना होगा। अरे सब लोग ले घर वो पहुंच जाते हैं कि नहीं, खेतों पे या खलिहानों पे, वो मतलब तालाबों में, है ना। घर में देखते होंगे सब मजदूर क्या करते हैं कि तालाबों में गड्ढा खनते हैं। और एक समय 100 रुपये मिलता था, मजदूरी बढ़ गई है 300 रुपया हो गई, 250 जो भी हो गई। तो जाते हैं ना, तो उनको रोजगार के लिए सरकार ने गारंटी दी हुई है कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और यदि नहीं दिया जाएगा तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो लोगों के रोजगार के लिए तो सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन लोगों को खाने से संबंधित, उनके खाद्य सुरक्षा से संबंधित ऐसा कोई कानून नहीं बना था जिसमें क्या है कि लोगों के खाद्यान्न की सुरक्षा की जा सके। इसीलिए जो कांग्रेस सरकार थी 2013 में एक कानून लाई, एक अधिनियम लाई, जिसमें क्या हुआ कि सरकार ने बाध्य कर दिया, लोगों को कानूनी रूप से अधिकार प्रदान कर दिया कि कोई भी व्यक्ति क्या है कि ना तो कुपोषित रहेगा और ना ही वो भूखों मरेगा। इसके लिए सरकार ने क्या किया, चावल 3 रुपया किलो, गेहूँ 2 रुपया किलो और मोटे अनाज 1 रुपया किलो दर निर्धारित कर दी। और यह निर्धारित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को जो एपीएल के, जो बीपीएल के होंगे या अंत्योदय अन्न योजना प्राथमिकता प्राप्त परिवार लिखा है ना उसमें, कि जो प्राथमिकता प्राप्त परिवार होंगे, ग्रामीण जनसंख्या उसमें कितनी कवर होगी? लगभग 75%। शहरी जनसंख्या कितनी कवर होगी? लगभग 50%। तो इस जनसंख्या को क्या किया जाएगा, प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी कि यदि आपको खाद्यान्न सुरक्षा न मिले तो आप जाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं कि हमको खाना नहीं मिला है, ठीक है। ये आपको क्या है, अधिकार प्राप्त है। यदि आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है तो आप जा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, आपको कानूनी रूप से अधिकार मिला। मेरा समझाने का मतलब बस इतना था, ठीक है। अधिकार में एक तरफ से कह सकते हैं कि कानूनी रूप से बाध्यता है सरकार की कि वो आपको क्या करेगी, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत क्या है, 35 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, और जो उसके पहले प्राथमिकता प्राप्त परिवार है प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन दिया जाएगा प्रति व्यक्ति, ठीक। उसके अंदर नीचे लिख लीजिए पोषण मानक, दिखाएं इसको किधर लिखना है, कोशिश करके जरूरी नहीं, छोड़ दो इसको, ठीक है। इसके पोषण मानक छोड़ देते हैं। अगला आप लोग हेडिंग डाल लीजिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। अच्छा, ये तो आप लोगों को मैंने उस दिन दिखा दिया था ना, नवीनीकरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना कब हुई थी, ये दिखाया था कि नहीं? लिखवा नहीं किए जब आधे बार वैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे उस दिन, जब इसमें पढ़ा रहा था 1.5 घंटे के बाद है, इसने लिखा ही नहीं होगा तो अचानक मुझे याद आ गया। अब पूछ रहा हूँ तो बढ़िया
देख रहा हो इसे इसे बक्का जैसे बक्का को देखो ना वैसे निहारता हो इसे देख रहा है। 1972 लिखा है। नवीनीकरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1952 में लिखा है। नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब गठित है, इसका कब आया था लिख लीजिए, डेट खाली लिख लीजिए आप लोग। नवीनीकरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली नवीनीकरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये कब आया था 1992। और फिर एक हुआ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये कब आया था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आया था 1997 में, ये आया था 1992 में। अब क्या आप लोग हेडिंग डाले हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है ना, लिख लीजिए। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1984 में की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1984 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य देश में, मुख्य कार्य देश में बागवानी क्षेत्र का, बागवानी क्षेत्र का समन्वित विकास करना है। बागवानी क्षेत्र का समन्वित विकास करना है। आगे लिख लीजिए। 2009-10 में 2009-10 में इसका रजत जयंती वर्ष था। 2009-10 में इसका रजत जयंती वर्ष था। रजत जयंती वर्ष था। इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय गुड़गांव, पुस्तक लिख लीजिएगा हरियाणा। इसका मुख्यालय गुड़गांव, पुस्तक में हरियाणा, गुड़गांव में है। ठीक है, गुड़गांव में है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। बोर्ड में मिशन में आंसर है। ठीक है, बोर्ड की स्थापना कब हुई थी 1984। लिख लीजिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन। क्या लिख लीजिए, बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2005-06 में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2005-06 में केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला फिर से लिखिए। दूसरी है कृषि एवं प्रसंस्कृत प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण, निर्यात विकास प्राधिकरण, निर्यात विकास प्राधिकरण। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसको इंग्लिश में शॉर्ट टर्म में कहते हैं एपेडा। हटा दीजिए, पेड़ा याद कर लीजिए, ठीक है, याद हो रहेगा आराम से। पेड़ा की स्थापना कब हुई थी? इसके लिए नियम आया था 1985 में, ठीक है, लागू हुआ था 1986 में। तो ये हटा दीजिएगा, पेड़ा याद रखिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। देखो एक सेकेंड, एपेडा अधिनियम, एपेडा अधिनियम 1985 में एपेडा अधिनियम 1985 में लाया गया था। यह 13 फरवरी 1986 से प्रभावित हुआ। यह 13 फरवरी 1986 से प्रभावित हुआ। यह कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के, यह कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के, यह कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास से संबंधित देश का शीर्षस्थ प्राधिकरण है। देश का शीर्षस्थ प्राधिकरण है, शीर्षस्थ प्राधिकरण है जिसने प्रोसेस फूड्स प्रोडक्शन एक्सपोर्ट काउंसिल, इसने पीएफपीसीसी का स्थान लिया है। प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट काउंसिल, प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट काउंसिल का स्थान लिया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय कार्यालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कामा कोलकाता, मुंबई, कामा कोलकाता, कामा बेंगलुरु, कामा हैदराबाद, वह गुवाहाटी में है क्षेत्रीय कार्यालय इसके, ठीक है, गुवाहाटी, हैदराबाद गुवाहाटी में है, ठीक। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, खाद्य प्रसंस्करण या किसे कहते हैं?
चिप्स वो तो खाए होगे सब लोग, खाए हो चिप्स, खाए हो अंकल चिप्स हैं? किससे बना होता है? आलू से, आलू से बना होता है, प्याज से, उसमें टोमेटो चिली पता नहीं क्या क्या नया फ्लेवर आने लगा है ना। टोमेटो सॉस भी खाए होगे, किसका बना रहता है? टमाटर का ना। तो ये सब किससे बनाए जाते हैं? फूड प्रोसेसिंग के द्वारा। आप लोग जैसे अचार या पिकल खा रहे हैं तो आम के द्वारा क्या होता है? अचार का निर्माण किया जाता है, आलू का चिप्स काट के चिप्स बनाए जाते हैं, ठीक। इसी तरह क्या है कि टोमेटो से टोमेटो सॉस निकाला जाता है, या फिर आप लोग देखते हैं गार्लिक पेस्ट वेस्ट बना के बेचे जाते हैं। ये सब क्या है? फूड प्रोसेसिंग है, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण है। खाद्य प्रसंस्करण का एक तरीका है जिसके द्वारा क्या है कि खाद्यान्नों का मूल्य संवर्धन किया जाता है, ठीक है। टमाटर उतना महंगा नहीं बिकेगा जितना टोमेटो सॉस बिकेगा, है ना। चिप्स उतना, आलू उतना महंगा नहीं बिकेगा जितना आलू का चिप्स जो बिकेगा। इसको क्या कहते हैं? फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। जब आप लोग चिप्स खा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, जब कभी जाइएगा खरीदिएगा तो याद रखिएगा कि ये क्या है? फूड प्रोसेसिंग का प्रक्रिया है, ठीक है। अब याद रहेगा, अब नहीं भूलेगा ना। चलो ठीक है, रह गया हरित क्रांति, कुछ न कुछ रह ही जाता है। अब 1.5 घंटा लगातार बोलते बोलते हालत तो खराब हो जाती है। क्या अच्छा चिप्स खिला दे तो याद रख। अरे तुम लोग बड़े आदमी हो, तुम लोग जाओगे गुटखा खाते कि नहीं? कितने लोग गुटखा खाते हैं? याद नहीं उठाएंगे उसका सिगरेट ब्लेंडर क्या होता है? 1200 की आती है। क्या नाम होता है? ब्लेंडर। ठीक है, कुछ में खरीद लेना। चिप्सों बगल में रखते हो ना, उसमें चिप्सों रखते हो कि नहीं बगल में? चिप्स बगल में तो रखते हो गए। चिप्स चिप्स नहीं रहता उसमें, ठीक है। चिप्स रख के इस बार खा लेना, याद रहेगा। वो भी फूड प्रोसेसिंग ही है, ठीक है। 12 फुटिया लेकिन बताए वो फूड प्रोसेसिंग का ही काम है। इसमें जो लगाए जाते होंगे, जो मतलब फल फूल जो भी जिससे वो बनता है, जैसे ये क्या है? प्रोसेसिंग का ही काम है, जो भी फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। बाकी जियो ब्लेंडर फ्राई नाम ले लो आराम से, उसमें तुम आ जाना।